Welcome back to my channel Systematic Study. In this video, I am going to explain Chapter 8 E-commerce. So, E-commerce का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब किसी फिजिकल मार्केट प्लेस पे ना जाके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके कॉमर्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है। It is a means of conducting business where the buying or selling of goods and services occur through electronic medium. There is no physical marketplace and the entire process of marketing and selling takes place electronically. Examples are electronic payments, online shopping, internet banking, teleshopping. E-commerce includes all the four segments of businesses which are business to business, business to consumer, consumer to consumer and consumer to business. तो ई कॉमर्स में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सामान बेच सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स या कोई फिनिश्ड गुड बेच सकती है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स को बेच सकता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन कंज्यूमर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक कंज्यूमर ही हो सकता है कि अपना सामान बेचे, ये मेनली सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स के केस में होता है। कंज्यूमर टू बिजनेस एक कंज्यूमर हो सकता है कि अपना कोई प्रोडक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचे। तो ई कॉमर्स में ये चारों बिजनेस सेगमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो देखिए, ई कॉमर्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं किसके कंपैरिजन में? ट्रेडिशनल कॉमर्स के कंपैरिजन में। जो ट्रेडिशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में ई कॉमर्स के ये सारे फ़ायदे होते हैं। पहला है नो नीड टू गो टू अ फिज़िकल प्लेस, किसी फिज़िकल प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाइडर कवरेज। देखिए, जो एक ट्रेडिशनल शॉप है वो किन लोगों तक पहुंच पाएगा? जो उसके आसपास के एरिया के लोग हैं वहीं तक पहुंच पाएगा ना। लेकिन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है वो उसमें कोई फिज़िकल प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाता है। लोअर कॉस्ट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में कम होती है। इसमें लेबर कॉस्ट कम आती है, इसको मैनेज करने की कॉस्ट भी कम होती है, इसीलिए बिजनेसमैन कम इन्वेस्टमेंट के साथ ई बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा कस्टमर्स को भी होता है, इसीलिए वो प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पे बेचते हैं और कस्टमर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जनरली सस्ते मिलते हैं ऑफलाइन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, है ना। फोर्थ है नो टाइम लिमिटेशंस। ई कॉमर्स वेबसाइट 24 आवर्स ओपन होते हैं और इसमें टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, हम जब चाहे तब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कस्टमर्स कैन कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट्स। तो इन वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट्स की इमेजेस होती है, उसके बारे में डिटेल मेंशन्ड होती है। कस्टमर्स जो प्रोडक्ट खरीद चुके हैं और यूज़ कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ होते हैं, फीडबैक होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके कस्टमर्स कंपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को और उसके बाद ईजिली परचेज कर सकते हैं। बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो ट्रेडिशनल शॉप्स के कंपैरिजन में ई कॉमर्स वेबसाइट्स अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, होम डिलीवरी प्रोवाइड करती है और आफ्टर सेल सर्विसेज देती है कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज ई टेलिंग। ई टेलिंग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक रीटेलिंग। तो जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को या किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके इंटरनेट का यूज़ करके गुड्स या सर्विस बेचता है तो इसे ई टेलिंग कहते हैं। ठीक है। इट इज़ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू इंटरनेट। इट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर टाइप ऑफ ट्रेडिंग। इसके अलावा इसमें बिजनेस टू बिजनेस टाइप भी इंक्लूड होता है। द प्राइसिंग इन ई टेलिंग शॉप्स इज जनरली लोअर देन दैट ऑफ अ ट्रेडिशनल शॉप। ई टेलिंग शॉप्स नीड अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि कस्टमर्स दूर दूर से ऑर्डर प्लेस करते हैं और उन्हें डिलीवरी देनी होती है प्रोडक्ट्स की, इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को टाइम पे डिलीवरी की जाए। एग्जाम्पल्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारे ई टेलिंग के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज ई एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? एडवर्टाइजिंग एक मीडियम है प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने का। इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड कस्टमर्स को, ताकि वो अट्रैक्ट हो और प्रोडक्ट को खरीदे, है ना।
ई एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। तो जब इंटरनेट का यूज़ करके एडवर्टाइजिंग की जाती है तो उसे ई एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इट इज़ द मीन्स ऑफ प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स इज गेन्ड थ्रू डिजिटल मीडिया। देखिए मेनली 3 टाइप के मीडिया होते हैं। पहला होता है प्रिंट मीडिया, जिसमें प्रिंट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया। डिजिटल मीडिया तीसरा होता है, इसका मतलब है इंटरनेट का यूज़ करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इट इनेबल्स टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर्स, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स, इट विल ओनली बी पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट। तो ये ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है और इसमें ज़्यादा कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। इसमें टेक्स्ट का यूज़ करके, रिटर्न में इमेजेस का यूज़ करके, एनिमेशन का यूज़ करके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब ये अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे कि वॉलपेपर एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि कोई एक वेबसाइट है और उसके बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इमेज के फॉर्म में या इन रिटर्न इंफॉर्मेशन लिखी होती है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। पॉप्स अप एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें एक पॉपअप आता रहता है, लिंक आती रहती है और उस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती है उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, जिसका ऐड दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है फ्लोटिंग एडवर्टाइजिंग। इसमें एक बैनर होता है, उस बैनर में इंफॉर्मेशन लिखी होती है और वो फ्लोट करता रहता है स्क्रीन पे। चौथा है एडसेंस एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि कोई जो वेबसाइट है, वेबसाइट का पब्लिशर है या कोई वीडियो का पब्लिशर है, वो अपने वीडियो के साथ कोई इमेज, टेक्स्ट या कोई दूसरा वीडियो डिस्प्ले कर देता है और उसको देखकर उसमें जो व्यूज़ आते हैं उसके बदले में उस पब्लिशर को पैसा मिलता है, ठीक है। ई मार्केटिंग, ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग। सिंपली इंटरनेट का यूज़ करके जो मार्केटिंग होती है उसे हम ई मार्केटिंग कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग द इंटरनेट। ईमेल का यूज़ भी हो सकता है और वायरलेस मीडिया भी हो सकती है। इट विल एजुकेट द कस्टमर्स एंड कन्विंस देम टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज। Various technologies are used in electronic marketing, allowing shoppers to read ads, use coupons, view pictures of products, compare prices, make purchases with a few clicks, which saves time and money। तो सारी चीज़ें, चाहे वो ऐड को देखे, उसके बाद कूपन्स का यूज़ करें, पिक्चर्स को देख सकते हैं, उनके प्राइजेस को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, सिर्फ घर बैठे बैठे क्लिक करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है, मनी की बचत होती है, एनर्जी की बचत होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ई मार्केटिंग कई टाइप की होती है। पहला है आर्टिकल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, आर्टिकल लिखा हुआ होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे। एफिलिएट मार्केटिंग, details about a product will be provided on the other website and if customers will purchase the product based on the recommendation, the website owner will get commission। तो एक वेबसाइट पे किसी दूसरी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, डिटेल्स लिखी होती है और उन डिटेल्स को देख के अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो वेबसाइट ओनर को उसके बदले में कमीशन दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ वीडियो मार्केटिंग। सिंपल है कि वीडियो पब्लिश करके, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो पब्लिश करके मार्केटिंग की जाती है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल पे इंफॉर्मेशंस आती है, आप लोग के ईमेल पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती होगी, जिसे ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। ब्लॉगिंग, इसमें ब्लॉग का यूज़ किया जाता है, शॉर्ट वीडियोस बना के मार्केटिंग की जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया साइट्स का यूज़ करके, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब चीज़ों पे मार्केटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज़ ई सिक्योरिटी।
तो देखिए क्या होता है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उस पर बहुत सारे लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस होती है। जब हम अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे सामान ख़रीदते हैं तो उससे पहले हमें अपना अकाउंट बनाना होता है ना, और उसके बाद सामान ख़रीदने के लिए अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ई सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। E-security is the process of securing the information and data of a website from hackers. Many customers provide their personal and financial information on e-commerce websites, so it becomes crucial to protect the data of these websites. It means protecting digital assets from unauthorized access, use, alteration और destruction. तो जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, उनको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हैकर्स से बचाने के लिए ई सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। ई सिक्योरिटी एक प्रोसेस है जिसका यूज़ करके इन डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है ई सिक्योरिटी की, क्यों ज़रूरी है? टू प्रोटेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स, to avoid blocking of real-time financial transaction, to protect business information, to avoid destruction of data and to protect the website from hackers. Next topic is enterprise resource planning. देखिए, एक बिजनेस एंटरप्राइज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद सेलिंग होती है, मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट्स की, जो एम्प्लॉयज़ हैं एंटरप्राइज के उसे मैनेज करना होता है जिसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, फाइनेंस और अकाउंटिंग के फंक्शंस होते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को, इन सारे फंक्शंस को मैनेज करना और कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा, है ना। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, एक साथ मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है जिसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है। It is a process by which companies manage and integrate the important parts of their businesses. A software is used to perform this function. Planning, purchasing, inventory, sales, marketing, human resource and other functions are managed and integrated. Integrated मतलब उनको इकट्ठा किया जाता है through ERP software. It helps top management to take better decisions and control the business enterprise. मॉड्यूल्स ऑफ ERP, तो ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। इन्वेंट्री, ये हेल्प करता है इन्वेंट्री को ट्रैक करने में। इन्वेंट्री तीनों टाइप की हो सकती है, रॉ मटेरियल्स की, सेमी फिनिश्ड गुड्स की या फिनिश्ड गुड्स की। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट का हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को ख़रीद बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट कितना है हमारे पास। रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। परचेज़ का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट का हम ट्रेड कर रहे हैं उसका परचेज़ करना। तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस मॉड्यूल में होती है, उसे ट्रैक किया जा सकता है कि परचेज़ कब कब किया गया है, कितना कितना किया गया है। प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन मॉड्यूल में होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती है कि सामान मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक कैसे पहुंचता है और सप्लायर से हमारे पास कैसे पहुंचता है, यानी कि सप्लायर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक कैसे पहुंचता है। मार्केटिंग एंड सेल्स, इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती है कि प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रमोट किया जाए, उनकी मार्केटिंग कैसे की जाए और सेल्स कैसे एग्जीक्यूट हो। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की मनी का फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही इसमें रिकॉर्डेड होती है, उनको ट्रैक किया जा सकता है कि फाइनेंस कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें और उसे मैनेज किया जा सकता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें कस्टमर्स की सारी डिटेल होती है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए जाते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी सजेशन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।